सीजन 2 की शुरुआत फ्रीरेन के खास अंदाज में होती है, शांत, चार्मिंग और कैरेक्टर वर्क से भरपूर। टीम का पैसा खत्म हो गया है और प्रैक्टिकल माइंडेड फर्न कमान संभालती है और सबको काम की तलाश में पास के शहर की ओर ले जाती है। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही जमीन सचमुच उनके पैरों के नीचे से खिसक जाती है और तीनों एक ऐसी गुफा में जा गिरते हैं जो जादू को बेअसर करने वाले क्रिस्टल्स से भरी है। यह एक शानदार सेटअप है क्योंकि फ्रीरेन और फर्न से उनका जादू छिन जाने का मतलब है कि स्टार्क, जो आमतौर पर जादू पर निर्भर टीम में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का काम करता है, अब उनका अकेला प्रोटेक्टर बन जाता है। वहाँ चीजें काफी हद तक ठीक होती हैं जब तक कि एक जहरीला एपेक्स ड्रैगन सामने नहीं आ जाता और स्टार्क एक समझदारी भरा फैसला लेता है, दोनों लड़कियों को पकड़ो और भागो। वहां से निकलने के बाद टीम एक इन में पहुंचती है जहां उनकी मुलाकात विरबेल से होती है, एक ऐसा सोल्जर जो स्टार्क को अपनी टीम में शामिल करके नॉर्दर्न प्लेटो को डीमंस के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए बेताब है। फ्रीरेन स्टार्क की आज़ादी के प्रति अपनी हैरान करने वाली समझ दिखाते हुए जोर देकर कहती है कि यह फैसला सिर्फ स्टार्क का ही होना चाहिए। इस बात का असर उसी रात देखने को मिलता है जब एक घबराई हुई फर्न स्टार्क से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि स्टार्क ने विरबेल का ऑफर ठुकरा दिया है क्योंकि फ्रीरेन और फर्न के लिए सबसे आगे खड़े होकर उन्हें बचाना ही वह काम है जो वह सचमुच करना चाहता है। ये एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन यह पूरी तरह से दिखाता है कि यह शो ज्यादातर फैंटेसी एनीमे से कहीं ज्यादा दिल को क्यों छूता है। इसका हर पल पूरी तरह से असरदार है। टीम फेबल शहर में पहुंचती है और एक बेहद ही सिंपल घरेलू काम हाथ में लेती है, एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू की सफाई करना। स्टार्क को लगता है कि यह स्टैच्यू हिमेल का है, लेकिन उसकी यह गलतफहमी तुरंत दूर हो जाती है। यह मूर्ति हीरो ऑफ द साउथ की है, जिसके बारे में फ्रीरेन का कहना है कि वह शायद इंसानों का अब तक का सबसे पावरफुल हीरो था, जिसने अकेले ही 7 सेजेस में से 3 को और खूंखार श्लाक्ट द ऑमनिशेंट को हरा दिया था। एक फ्लैशबैक से बाकी की कहानी पता चलती है। हीरो ऑफ द साउथ ने एक बार फ्रीरेन को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी और जब फ्रीरेन ने मना कर दिया तो उसे जरा भी निराशा नहीं हुई। उसने बड़े ही शांत अंदाज में कहा कि उसकी फ्यूचर देखने की पावर ने उसे पहले ही इसका आउटकम दिखा दिया था और यह भी कि एक दिन फ्रीरेन हिमल के साथ खड़ी होगी और वही हिमल इस दुनिया को बचाएगा। उसने श्लक्ट के हाथों अपनी मौत को भी पहले ही देख लिया था, फिर भी उसने इससे बचने के बजाय हिमल के ईरा के लिए रास्ता साफ करते हुए मरना चुना। अब प्रेजेंट में, जहां इस पार्टी के एडवेंचर्स एक और मोड़ लेते हैं, एक ऐसा शहर जिसे जोशीले ग्राफ डैक चलाते हैं, एक चोरी हुई खानदानी तलवार, एक तबाह हुए विलेज और एक डीमन जो प्रीस्ट के रूप में है, जिसे सिर्फ फ्रीरेन ही पहचान पाती है। यह पार्टी स्वॉर्ड डीमन को हरा देती है, खानदानी तलवार वापस लाती है और उन्हें एक ग्रिमोयर मिलती है जो असल में किसी काम की नहीं होती। वह लाल एप्पल्स को हरा बना देती है। यह पार्टी एटवास पहाड़ों वाले इलाके से गुजरती है जहां वे लेजेंडरी हॉट स्प्रिंग्स की उम्मीद में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे पूरी तरह सूख चुके हैं। एक लोकल की टिप पर वे पहाड़ों की गहराई में छिपे एक और हॉट स्प्रिंग तक पहुंचते हैं। हालांकि फ्रीरेन वहां जाने में हिचकिचाती है, लेकिन स्टार्क का एक्साइटमेंट उसे मना लेता है। यह सफर हमेशा की तरह काफी खतरनाक होता है और इस दौरान उनका सामना 3 सिर वाले हाइड्रा से होता है, जिसे यह पार्टी पूरी तरह तालमेल बिठाकर मार गिराती है। जब वे आखिरकार उस हॉट स्प्रिंग तक पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा होती है क्योंकि वह झरना उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा होता है। स्टार्क बेचारा बस इस बात से खुश होता है कि उसे उन लड़कियों के साथ अपने पैर भिगोने का मौका मिला। तीनों इस बात पर सहमत होते हैं कि यह सारी मेहनत बेकार गई। यही तो फ्रीरेन की कहानी का कोर है। इसके बाद कहानी हैज नाम की फोर्ट्रेस सिटी की ओर जाती है, जहां पार्टी कुछ दिनों का आराम करती है। फ्रीरेन वहां के हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेती है। स्टार्क कुछ न कुछ काम करता है और फर्न बस बोर होती रहती है। वह स्टार्क से साफ साफ कह देती है कि वह उसे अनदेखा कर रहा है और एक मतलबी इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है। स्टार्क मजाक मजाक में उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है,
और जब वह हाँ कह देती है तो स्टार्क सचमुच हैरान रह जाता है। अचानक घबराकर वह मदद के लिए फ्रीरेन के पास जाता है। फ्रीरेन पूरी लगन से उसे शहर की हर उस दुकान और जगह के बारे में बताती है जहां फर्न को मजा आ सकता है। इस बीच फर्न फ्रीरेन से भी एडवाइस मांगती है। ये तय करती है कि फ्रीरेन तो दुनिया से पूरी तरह अलग है, और फिर घबराई हुई लेकिन अजीब तरह से खुश होकर सोने चली जाती है। आखिरकार वह डेट आ ही गई और शो इसे बड़े ही अजीब लेकिन सच्चे अंदाज में दिखाता है। फर्न अपना आउटफिट बड़े ध्यान से चुनती है, अपने बाल बनाती है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन डेट का शुरुआती हिस्सा वे लगभग पूरी तरह से फ्रीरेन के बारे में बात करते हुए ही बिताते हैं। लेकिन दिन के आखिर में फर्न थोड़ी उदास और निराश सी लगती है। जब स्टार्क देखता है कि वह एक बार भी नहीं मुस्कुराई और उससे सीधे पूछता है कि क्या उसे मज़ा आया, तो फर्न मान लेती है कि डेट वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। लेकिन वह यह भी मानती है कि स्टार्क ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। असली इमोशनल शॉक चुपके से लगता है। जब वे हाइड से निकलते हैं तो फ्रीरेन कैजुअली स्टार्क को दिखाती है कि फर्न ने उसके बालों की चोटी बनाई है। ऐसा वह तभी करती है जब वह खुश होती है। इसके बाद जब फर्न चेक पॉइंट पर अपने फर्स्ट क्लास मेज होने के क्रेडेंशियल्स दिखाती है तो वे नॉर्दर्न प्लेटो में जाते हैं और माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। 3 दिन और 3 रातें वे हाई अलर्ट में रहते हैं। एक विलेज में पास में ही एक पावरफुल मॉन्स्टर होता है और फिर एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है जो तब खत्म होती है जब स्टार्क उस डीमन को इतनी देर तक रोके रखता है कि फ्रीरेन अपने झोल ट्रैक से उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। स्टार्क बड़बड़ाता है कि उन्होंने समुद्री रास्ता क्यों नहीं चुना। एक फ्लैशबैक उसे इसका जवाब देता है। हीमेल ने जानबूझकर ये रास्ता चुना था ताकि वहां रहने वाले लोगों को मॉन्स्टर से बचाया जा सके, क्योंकि वह दूसरों के घरों को बचाना चाहता था। यहाँ तक कि 1000 साल बाद भी फ्रीरेन उसके इस विचार को अपने साथ संजोग कर रखती है। तीनों बियर रीजन में पहुंचते हैं और तुरंत ही एक लोकल लेजेंड से मिलते हैं। फास नाम का एक ड्वार्फ फ्रीरेन से मदद मांगता है ताकि वह बोसहाफ्ट नाम की एक प्राचीन और फेमस शराब को वापस पा सके। कहा जाता है कि यह शराब कभी एम्परर्स को परोसी जाती थी और इसे मिलियर्ड नाम की एक एल्फ ने एक माइन में बने एक पावरफुल मैजिकल बैरियर के अंदर सील कर दिया था। फ्रीरेन पहले तो हिचकिचाती है क्योंकि उस बैरियर को तोड़ने में 3 महीने की कड़ी मेहनत लगने वाली थी। फर्स्ट 20 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर रखता है और फर्न और स्टार्क तुरंत ही इस सौदे के लिए राजी हो जाते हैं। एक मज़ेदार फ्लैशबैक ट्विस्ट में यह पता चलता है कि मिलियर्ड को असल में बोसहाफ्ट का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने तो बस ऐसे ही उसे पूरी तरह से सील कर दिया था। बैरियर टूट गया, हर कोई शराब चखता है और हर कोई इस बात पर सहमत है कि यह सचमुच बहुत खराब है। और फिर भी फास पूरी तरह से शांत है क्योंकि इसे अपने विलेज के साथ बांटने के एक्सपीरियंस ने इस पूरे एफर्ट को सफल बना दिया। एपिसोड का दूसरा हाफ काफ़ी ज़्यादा डार्क है। नॉर्म कंपनी की फोर्ट्रेस सिटी में फ्रीरेन को अचानक कर्ज न चुकाने के आरोप में पकड़ लिया जाता है और कंपनी के ओनर द्वारा उसे गुलाम बना लिया जाता है। कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उन्होंने फ्रीरेन को एक माइन में रेयर सिल्वर ओर्स ढूंढने के लिए काम पर लगाया है। जिस काम में उन्हें महीनों लगने की उम्मीद थी, फ्रीरेन उसे एक ही दिन में पूरा कर देती है। सुबह होने से पहले ही 3 सेंचुरीज का काम निपटा देती है और बेफिक्र होकर आजाद चली जाती है। एपिसोड की शुरुआत भयानक होती है। एक विलेज में डीमन बिना किसी दया के सभी बड़ों और बच्चों को काट रहे हैं। विलेज के पूरी तरह से तबाह होने से पहले एक अकेला वॉरियर किसी तरह एक मैसेज भेजने में सफल होता है। यह एक नई कहानी की नींव रखता है जब महान मेज सेरी, जेनाओ और मेथोड की जोड़ी को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजती है। वे रूइंस पर पहुंचते हैं, बचे हुए कुछ डीमंस को खत्म करते हैं और एक जिंदा इंसान को पाते हैं, एक आदमी जो छिपा हुआ था और मर रहा था। जेनाओ उसे सांत्वना देता है और हमें पता चलता है कि यह जेनाओ का ही होम टाउन था। इस बात का वेट चुपचाप और गहराई से महसूस होता है। एक चर्च के अंदर का जायजा लेते समय इस जोड़ी को अचानक घेर लिया जाता है। फ्रीरेन की पार्टी, जिसे सीरी से ऐसी रिक्वेस्ट मिली थी, उनसे टकरा जाती है।
इन्वेस्टिगेशन और गहरी होती है। जेनाओ नोआम कंपनी के प्राइवेट मिलिशिया के बीच विक्टिम्स को पहचानता है, जिसमें स्टार्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर शामिल है। लेकिन डीमन कमांडर अभी भी बाहर कहीं मौजूद है। बैटलफील्ड में इंजरीज के पैटर्न से ग्रुप एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। जिस डीमन ने हमले को लीड किया था, उसने जरूर 4 तलवारें चलाई होंगी। जेनाओ फ्रीरेन की पार्टी से इस हंट में शामिल होने को कहता है। बैक स्टोरी कुछ जरूरी गैप्स को भरती है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि सीरी ने मेथोड को जेनाओ के साथ तब जोड़ा था जब उसका असली साथी लड़ाई में मारा गया था। एक ऐसा साथी जिसे वह सचमुच एक बेहतरीन इंसान बताता है, जो किसी डीमन को मारने के बजाय एक बच्चे को बचाने की कोशिश में मारा गया। जेनाओ को लगा कि यह मरने का एक बेवकूफ़ी भरा तरीका था। आज की 5 लोगों की टीम उस डीमन कमांडर से लड़ने का प्लान बनाती है, जिसका नाम डिवाइन रिवोल्टे है। एक विशाल 4 हाथों वाला आधा सांप जैसा डीमन, जिसके पास बहुत ही भयानक पावर है। रिवोल्टे अपनी तरफ से शांत और बहुत सोच समझ कर चलने वाला है। यह जानने पर कि एक फर्स्ट क्लास जादूगरों की टीम उससे लड़ने आ रही है, वह इंसानों के अपने मरे हुए लोगों के लिए शोक मनाने के तरीके से उनके बिहेवियर के पैटर्न्स का अंदाज़ा लगा लेता है और कहता है कि वे अलग अलग हो जाएंगे। टीम वैसा ही करती है। फ्रीरेन, फर्न और मेथोड पास के किले को देखने जाते हैं, जबकि जेनाओ और स्टार्क शहर में अपनी जगह पर रहते हैं। एक फॉग डीमन पूरे जंगल को फॉग से ढक लेता है। जादू की तोपों से हमला होने लगता है और मेथोड फ्रीरेन और फर्न से अलग हो जाती है। फॉग डीमन फर्न और फ्रीरेन का पीछा करता है, जबकि एक फीमेल डीमन मेथोड का पीछा करती है। शहर में वापस जेनाओ स्टार्क को बताता है कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं, डिवाइन रिवोल्ट से, वही डीमन जिसने उसके साथी को मारा था। जीनो और स्टार्क अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवोल्टे से लड़ते हैं, लेकिन वह उनकी सभी हमलों को आसानी से सोख लेता है और उन पर पलटवार करता है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब स्टार्क जानबूझकर रिवोल्ट का एक वार अपने ऊपर ले लेता है, तभी जेनाओ को हमला करने का मौका मिल सके और जेनाओ रिवोल्टे की पूंछ काट देता है। घायल होने के बाद रिवोल्टे साइकोलॉजिकल चैलेंज चलता है। वह बैटलफील्ड में एक बच्चे के होने का नाटक करता है, तभी जेनाओ के रिफ्लेक्सिव स्वभाव का फायदा उठा सके। बच्चे के रूप में वह डीमन लड़की जेनाओ के पेट में चाकू मारती है, जिससे वह लगभग मर ही जाता है। वह बस इतनी देर तक जिंदा रह पाता है कि पलटवार करके उस लड़की को मार सके। रिवोल्टे उसका मजाक उड़ाता है और उसकी काइंडनेस को उसकी कमजोरी बताता है। वहीं एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीरी भी जेनाओ के पिछले साथी के बारे में ठीक वैसा ही कह रही थी। जेनाओ का जवाब इस सीजन के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स में से एक है। उसके साथी का अंत बहुत शानदार रहा। जैसे ही रिवोल्टे मारने के लिए करीब आता है, स्टार्क बीच में आता है। उसी समय फॉग बैटल भी अपने चरम पर पहुंचता है। मेथोड को एहसास होता है कि फर्न पीछे हट रही है और वह फॉग स्पेल को समझते हुए उस फीमेल डीमन से सीधे लड़ने का फैसला लेती है। वह जादू को तोड़ देती है। फर्न फॉग डीमन हेमुंग को मार डालती है और मेथोड अपने ओपोनेंट को खत्म कर देती है। लड़ाई में वापस आते हुए स्टार्क और जेनाओ अपनी ताकत से हटकर स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं। रिवोल्टे की तलवारों को एक एक करके तोड़ते हैं और उसके आर्म्स को काट देते हैं। घायल, खून बहता हुआ और मुश्किल से होश में स्टार्क अपनी हिम्मत का आखिरी जोर लगाता है और रिवोल्टे के गार्ड को तोड़ते हुए उस पर एक जानलेवा वार करता है। सब बेहोश हो जाते हैं। सब मेथोड के हीलिंग मैजिक से होश में आते हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल से मिली जीत है। रिवोल्टे वाले ब्रूटल आर्क के बाद सीजन 2 एक शांत और रिफ्लेक्टिव अंदाज में आगे बढ़ता है। हमें डैनकेन की एक झलक मिलती है, जो अपनी पत्नी की कब्र पर जाने के लिए अकेले सफ़र कर रहा है। यह एक छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला सीन है, जो आगे की कहानी का हिंट देता है। इस बीच फ्रीरेन की पार्टी ड्रैकेन रीजन में पहुंचती है, जो हाल ही में हुए एक ड्रैगन के हमले से तबाह हो चुका है। एक बुजुर्ग आदमी उन्हें पास के एक घोंसले को ख़त्म करने के लिए काम पर रखता है और कुछ हिचकिचाहट के बाद फ्रीरेन मान जाती है, लेकिन सिर्फ एक ग्रिमोर के बदले में। स्टार्क सीधे घोंसले पर हमला करता है, जबकि फर्न और फ्रीरेन दूर से जादू से मदद करती है।
जब बाद में फर्न फ्रीरेन से पूछती है कि वह हमेशा पैसे लेने पर जोर क्यों देती है, तो एक फ्लैशबैक में इसका जवाब मिलता है। हिमेल कभी भी चैरिटी नहीं लेता था और समझाता था कि लोगों को अपने हीरोज का एहसानमंद महसूस कराना गलत है। पार्टी लेक कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ती है, जो नॉर्दर्न प्लेटू का एक विशाल इनलैंड समुद्र है, लेकिन कड़ाके की सर्दियों की वजह से उन्हें महीनों तक वहीं रुकना पड़ता है। जब आखिरकार बर्फ पिघलती है तो वे एक नाव किराए पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उनके पास पैसे नहीं हैं। नाव चलाने वाला उन्हें एक डील देता है, पास के एक आइलैंड पर बने मॉनेस्ट्री से हिमल की यादों वाली किताब उसके लिए ले आओ। फ्रीरेन मॉन्स्टरी के बैरियर को तोड़ती है, उन यादों को अकेले में बहुत ही पर्सनल मोमेंट में खुद पढ़ती है और फिर वादे के मुताबिक उन्हें सौंप देती है। कैप्टन उसे हिमेल की पार्टी की एल्फ के तौर पर पहचानते हुए जोर देता है कि वह उन्हें अपने पास ही रखे। यह ग्रुप कॉन्टिनेंट की सबसे गहरी घाटी के सामने पहुंचता है, एक डरावनी 3000 मीटर गहरी खाई जो इतनी चौड़ी और हवा से भरी है कि इसे उड़कर या कूदकर पार नहीं किया जा सकता। ऊपर की ओर उन्हें एक सॉल्यूशन मिलता है, गहन नाम के एक डार्फ द्वारा बनाया गया एक पुल, जिसे उसने सदियों की अकेली और पूरी लगन से की गई मेहनत से बनाया था। फ्रीरेन हैरान होती है कि यह पुल इतना मशहूर क्यों नहीं है। तभी शो में पता चलता है कि जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है उस पर खतरनाक बर्ड मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ग्रुप उनके नेस्ट को साफ कर देता है। पास का टाउन, जो गहन की सदियों की मेहनत के आसपास ही बसा था, उनके साथ मिलकर जश्न मनाता है। और नॉर्थ की ओर एक माना को महसूस करने वाला वुल्फ मॉन्स्टर एक और खतरनाक चुनौती पेश करता है, जिसे फर्न बड़ी होशियारी से हल करती है। वह उस क्रीचर के महसूस करने की लिमिट से ठीक बाहर से उस पर हमला करती है। ग्रुप रात भर वहीं रुकता है और अगली सुबह फर्न खास तौर पर फ्रीरेन को जगाती है ताकि वह होली स्नो क्रिस्टल्स पर सनराइज को देख सके। यह एक बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। फ्रीरेन सोचती है कि वे एक ऐसे ईरा में पहुंच गए हैं जहां इंसान अब आज़ादी से नॉर्दर्न प्लेटो एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। ये सीज़न डेनकेन, एडेल और लर्नेन पर फोकस करते हुए ख़त्म होता है, जहां एडेल मिशन से जुड़ी सारी इन्फो सीधे डेनकेन के दिमाग में डाल देती है। डेनकेन आगे बढ़ते हुए एक अनजान इलाके में कदम रखता है और लर्नेन उस टारगेट का नाम बताता है जो आगे इंतज़ार कर रहा है, मार्क्ड ऑफ द गोल्डन लैंड, जो 7 सेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे महान है। एंडे तक का यह सफ़र अब और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।